बच्चे लास्ट टाइम हमने अपनी यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी स्टार्ट द सेकंड नंबर यूनिट एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड नंबर यूनिट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको आप ध्यान से समझें, ध्यान से करें और डेली करें. तो आप मेरे साथ ही इस यूनिट को जिस दिन मैं फिनिश करूंगा उसी दिन आप भी फिनिश कर लेंगे, लेकिन रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए. ठीक है. मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स पर. बच्चे इस मैंने बुक में से मैट्रिक्स लिए आपको पढ़ाया है, मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, बट नोट्स में मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बुक में आपको जब मैं इसकी स्क्रीनशॉट करके भेजूंगा तो वो चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा में. ठीक है. तो अभी तक जैसे हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहें तो बुक में से आप पढ़ लें. तो मैंने इसे मार्क कर दिया. जितना पोर्शन मैंने मार्क किया है वो आपको लिखना भी होगा और लिखते टाइम आपको रिवाइज भी हो जाएगा. ठीक है. और अगर मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ तो नोट्स प्रोवाइड करने में आप फिर थोड़ा सा लेज़ी हो जाएंगे उसमें कि चलो नोट्स हैं बाद में देख लेंगे. तो इसीलिए आपको मैंने जो ये मैटर मार्क करके दे रखा है इसे आप अपने नोटबुक में लिखें और रिवाइज करें, तो इससे बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा. सबसे पहले मैं मैकेनिक्स की बात करता हूँ. मैकेनिक्स एक्चुअली फिजिक्स की ही ब्रांच है, लेकिन इसमें हम रेस्ट और मोशन दोनों की स्टडी करते हैं. तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके रेस्ट और मोशन की जो कंडीशंस हैं उस पे स्टडी, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन की जो स्टडी है वो मैकेनिक्स में की जाती है. और मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस हैं: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. अब बताती है कि मैकेनिक्स की कितनी सब ब्रांचेस हैं. तो आपने कहना स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स में रेस्ट की स्टडी करते हैं, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. अब फिजिक्स नहीं लिखेंगे आप, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स के सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना हम, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. इक्विलिब्रियम का मतलब भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ. तो पहले एक बार स्टेटमेंट दोबारा देखें. इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट साइड से भी एक फोर्स लग रहा है, राइट साइड से भी एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी एक फोर्स लग रहा है, नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है. यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे फोर्सेस के अंडर में है, देखो फोर्स तो लग रहे हैं उस बॉडी पर, लेकिन उनका नेट इफेक्ट 0 है. जैसे मान लो एक बच्चे को मैं यहाँ बीच में खड़ा कर दूँ और एक बच्चा उसको इस तरफ से खींच रहा है और दूसरा बच्चा उसको उधर से खींच रहा है, तो जो बीच में बच्चा खड़ा है ना तो वो इधर मूव कर पाएगा ना वो उधर मूव कर पाएगा. कब? जब उस पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस हैं. यानी कि फोर्सेस तो लग रहे हैं, 100 न्यूटन इधर भी लगा, 100 न्यूटन इधर भी लगा, फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन नेट इफेक्ट उसका कितना है? 0 है. तो बॉडी वो मूव नहीं करेगी, रेस्ट में ही रहेगी. तो इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर 0. ठीक है. तो it is the branch of mechanics that deals with the study of objects at rest or in equilibrium even when they are under the action of several forces. ठीक है. तो इसे हम स्टैटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. है ना. ऑब्जेक्ट की मोशन में स्टडी करेंगे, बट वो मोशन किस कारण से हुई है, कैसे हुई है, इससे हमें लेना देना नहीं है. तो काइनेमेटिक्स ब्रांच वो होती है जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं, बट देयर इज नो कंसर्न विद द कॉज ऑफ द मोशन. मोशन किस कारण से हुई है उससे हमें लेने देना है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन इन द काइनेमेटिक्स. ठीक है. डायनामिक्स क्या है?
डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द कंसिडरेशन ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि यहाँ पे हमें मोशन किस कारण से हुई है इससे लेना देना है, काइनेमेटिक्स में नहीं है। आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। स्टैटिक्स concerned with the study of rest, kinematics is concerned with the study of motion of object without considering the cause of motion, dynamics is the branch of mechanics that deals with the study of motion of object with the consideration of the cause of the motion। ठीक है, तो हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी किसकी, मैकेनिक्स की। ठीक है, नाउ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या है बेटा, आपने ये 9th क्लास में पढ़ा है। रेस्ट का मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको हम रेस्ट पोजीशन कहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन अगर टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो इट मीन्स बॉडी किस में है, मोशन में है। रेस्ट का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे ये एक बुक रखी हुई है तो ये बुक किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, बुक kept on the table is in rest। ठीक है, और motion, a moving car, a moving bus, a moving train, this is the example of motion। ठीक है, तो an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with the passage of time, यानी टाइम के साथ साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। A book lying on a table, motion, an object is said to be in motion if it changes its position, यानी कि जहाँ पे does not लिखे वहाँ does not को हटा दीजिए, then you get motion। ठीक है, rest and motion are relative terms। yes, rest and motion are relative terms, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स क्यों हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। रेस्ट एंड मोशन को रिलेटिव टर्म्स हम तब कहते हैं जब एक सिचुएशन में, यानी कि एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो, ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक ही टाइम में ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो तो उसे हम रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स कह देते हैं, लेकिन दोनों विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, दोनों डिफरेंट थिंग्स के रिस्पेक्ट में रहेंगे, एज्यूम किया जाएगा। जैसे कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, अगर आप सभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू द फेलो पैसेंजर्स, यानी कि जो पैसेंजर्स आपके साथ बैठे हुए हैं उन सभी के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में है ना, यानी कि उन सभी के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। आप एक जगह बैठे हुए हैं, आप एक जगह रेस्ट में हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू द फेलो पैसेंजर्स वी आर एट रेस्ट। ठीक है, इफ वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन देन विद रिस्पेक्ट टू द फेलो पैसेंजर्स वी आर एट रेस्ट। बट विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइडर, अगर कोई ट्रेन के बाहर खड़ा है तो वो क्या कहेगा कि इस ट्रेन में बैठे हुए सभी लोग मोशन में हैं, है ना। तो इसका मतलब with respect to outsider we are in motion at the same time, but with respect to the fellow passengers we are at rest at the same time। ठीक है, तो इसे हम रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आप अर्थ पर हैं आप सभी, ठीक है, तो हम कहते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं, इस टाइम बैठे हुए हैं तो रेस्ट में हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थ की मोशन के रिस्पेक्ट में, तो मोशन ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में वी आर इन ऑल्सो इन मोशन, क्योंकि हम सभी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के लिए। अर्थ के लिए अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हम हैं तो अर्थ अगर मोशन में है तो उस पर रहने वाली सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स भी क्या है, मोशन में। ठीक है, तो इसका मतलब एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो हम रेस्ट में भी हैं, मोशन में भी हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो अब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ट्रेन का एग्जांपल दिया हुआ है, और एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारी यूनिवर्स की हर एक चीज़ मोशन में है। ठीक है, तो इस वे में अगर देखा जाए तो हम हमेशा मोशन में ही रहते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अर्थ की, तो अर्थ पर
हम सभी हैं, अर्थ अगर मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं। तो क्या हम एब्सोल्यूट रेस्ट, मैं बैठा हूँ अगर या आप बैठे हुए हैं, तो क्या एब्सोल्यूट रेस्ट की पोजीशन आप डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट यानी कि 100% फिक्स्ड पॉइंट। तो 100% फिक्स्ड कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर अर्थ मोशन में है तो आपकी जो पोजीशन है एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से अर्थ मोशन में है और किसके चारों रिवॉल्व कर रहा है? सन के चारों ओर। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है क्या वो रेस्ट में है? नहीं है। सोलर सिस्टम जो है अपनी गैलेक्सी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है। ठीक है, क्या गैलेक्सीज हमारी रेस्ट में हैं? नहीं है, वो अदर जो गैलेक्सीज हैं उनके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब यूनिवर्स में हर एक चीज़ किसी ना किसी के अलोंग रिवॉल्व कर रही है, मोशन में है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन को कह पाना, दिस इज इम्पॉसिबल थिंग, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम रिलेटिव टर्म्स को ही कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, इसे आप पढ़ें। As no object in the universe is at absolute rest, so the absolute motion cannot be realized. जब एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है तो एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं है। हाँ, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स, एक के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में, एक के रिस्पेक्ट में हम मोशन में, इस चीज़ को कंसिडर करके चलते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड इट कैन बी कंसिडर्ड इन रियलिटी। ठीक है बच्चे, तो इस पार्ट को अच्छे ढंग से आप करें, नोट करें। आज हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है सेकेंड यूनिट की फर्स्ट चैप्टर की, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।